प्यारे विद्यार्थियों, सुप्राण हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। विषय नंबर 1, छात्र अव्यय एवं इसके भेदों से परिचित हों। दूसरा, छात्रों का व्याकरणिक पक्ष सुदृढ़ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द के कई दृष्टियों से भेद किए गए हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये हम 6ठी, 7वीं, 8वीं में कर चुके हैं। और आज हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी शब्द, 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद देखिएगा। संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा है क्रिया। ये भी हम जो विकारी शब्द है इसके भेद 6ठी, 7वीं, 8वीं में कर चुके हैं। अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के कितने भेद हो देखिएगा। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंधबोधक, तीन समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, इसको विस्मय बोधक ये कह देते हैं। विस्मयादि बोधक भी कुछ विद्वान एक और भेद मानते हैं जिसको कहते हैं निपात। अब
बारी बारी से इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो एक परिशुद्ध क्रिया की विशेषता बताता है या प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है। इस वाक्य में जो तेज शब्द है यह अव्यय है, क्योंकि ये दौड़ना जो क्रिया है, दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण की भेद। नंबर 1 कालवाचक। क्रिया विशेषण जिस अव्यय शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में जो शब्द रेखांकित है यह जाएंगे क्रिया की विशेषता बता रहा है। अर्थात पिताजी दिल्ली कब जाएंगे? कल। तो कल शब्द से जाएंगे क्रिया के समय का बोध हो रहा है। अतः ये रेखांकित शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। एक उदाहरण और देखिएगा। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। इस वाक्य में जो प्रतिदिन है ये कालवाचक है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मंदिर जाने की क्रिया कब हो रही है, अर्थात प्रतिदिन से जाने की क्रिया के समय का बोध हो रहा है। अब इसके बावजूद है दूसरा भेद, इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
प्रधानवाचक क्रिया विशेषण। जिस अव्यय शब्द से क्रिया होने की स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेलते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? बाहर। तो यहाँ पर जो क्रिया है खेलने की है। खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है? बाहर। तो बाहर शब्द है वो खेलने की क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। अतः जो बाहर शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसके बावजूद एक तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस अविकारी शब्द से क्रिया के मापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिनेश कम बोलता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यह बोलना क्रिया के मापतोल को प्रकट कर रहा है। अतः कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बावजूद चौथा भेद है रीतिवाचक। चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस अविकारी शब्द से
क्रिया करने की रीति या विधि अथवा तरीके का बोध हो। उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर लिखता है। मोहन सुंदर लिखता है। इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है वो लिखना क्रिया की विधि को प्रकट कर रहा है, अर्थात लिखने की क्रिया कैसे हो रही है उसकी विशेषता को ये प्रकट कर रहा है, उसके ढंग को, विधि को ये प्रकट कर रहा है। दूसरा उदाहरण और देखिएगा। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। इस वाक्य में जो जोर जोर है ये रोने की क्रिया की विधि को बता रहा है, अर्थात बच्चा कैसे रो रहा है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अतः जो जोर जोर है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्यारे बच्चों, इसके बावजूद भी अव्यय का जो दूसरा भेद है वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर, सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के शेष शब्दों के साथ जोड़ता है। उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे धन के बिना कोई नहीं पूछता। धन के बिना कोई नहीं पूछता। इस वाक्य में धन संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
तो के बिना ये संबंधबोधक अव्यय है। धन और कोई, ये दोनों के बिना जो संबंधबोधक अव्यय है इसके संबंधी शब्द हैं। अर्थात के बिना ने धन और कोई इन दोनों का वाक्य के जो शेष शब्द रह गए उनके साथ संबंध प्रकट किया है। अतः के बिना संबंधबोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण देखिएगा। सिपाही के सामने चोर ने चोरी की। सिपाही के सामने चोर ने चोरी की। इस वाक्य में देखिएगा बेटे, सिपाही संज्ञा है जातिवाचक, चोर भी संज्ञा है। तो यहाँ जो अव्यय शब्द है के सामने वो सिपाही संज्ञा किसके बाद और चोर संज्ञा से पहले आया है और इन दोनों का संबंध प्रकट कर रहा है सिपाही और चोर का किसके साथ है, वाक्य के जो शेष शब्द हैं। इस प्रकार के सामने संबंधबोधक अव्यय है। और उदाहरण देखिएगा आगे। उदाहरण बेटे, प्यास के मारे वह बेहोश पड़ा है। प्यास के मारे वह बेहोश पड़ा है। के मारे जो रेखांकित कर रखा है ये संबंधबोधक अव्यय है। क्या कर रहा है ये, प्यास संज्ञा के बाद आ गया और वह सर्वनाम से पहले। और अब ये क्या कर रहा है, प्यास और वह इन दोनों का संबंध प्रकट कर रहा है किसके साथ, वाक्य के जो शेष शब्द हैं। अतः कि हमारे संबंधबोधक अव्यय है। एक उदाहरण और देखते हैं। कोरोना के कारण समस्त विश्व परेशान है। कोरोना के कारण समस्त विश्व परेशान है। इस वाक्य में के कारण ये है संबंधबोधक अव्यय। क्या कर रहा है ये, कोरोना एक बीमारी है, ये संज्ञा है और विश्व भी संज्ञा है। इन दोनों के मध्य में आ गया के कारण और इसने कोरोना और विश्व इन दोनों को का संबंध स्थापित कर दिया है। अर्थात कोरोना और विश्व दोनों के कारण जो संबंधबोधक अव्यय है इसके संबंधी शब्द हैं। अतः के कारण संबंधबोधक अव्यय है। के कारण संबंधबोधक अव्यय है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कल आप समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक अव्यय अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। जय हिंद।